हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 10वीं विज्ञान और प्रौद्योगिक चैप्टर जो है विद्युत, इसके अंतर्गत आज हम एमसीक्यू करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और ये एमसीक्यू एनसीईआरटी बुक पे आधारित रहेगा तो ये और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। साथ में ये जो रहेगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहने वाला है तो ये और भी महत्वपूर्ण बनता है। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और हर एक बात को आपके समक्ष रखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज एमसीक्यू क्या है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत एमसीक्यू। ये एमसीक्यू जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे आधारित है। इसमें हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे और जानेंगे हर एक एमसीक्यू की महत्ता को। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या एमसीक्यू आया है। देखा जाए तो आपके समक्ष आ गया है एमसीक्यू, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एमसीक्यू पहला जो दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन है दिए गए प्रतिरोध में से किस पर निर्भर नहीं है। देखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है कि दिए गए प्रतिरोध में से किस पर निर्भर नहीं होता है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है जिस पे जो है प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन आपके समक्ष है कंडक्टर की लंबाई के ऊपर, बी क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र, सी तापमान, डी घनत्व। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले आप अपना आंसर सोच के अपने नोटबुक पे इसको लिख लीजिए, इससे आपको काफ़ी आसान रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर जो है निशान के थ्रू नहीं शो हो रहा है तो ये और आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि अगर आप इसको म्यूट कर दीजिएगा और सारे क्वेश्चन सोल्यूशन कर दीजिएगा, उसके बाद इसको जो है इसका वॉल्यूम ऑन कीजिएगा तो आप सारे क्वेश्चन को जो है खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है और इसीलिए त्रिपाण सेंटर ने इस तरह के जो है आपके समक्ष एमसीक्यू लाया है। चलिए क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे और आपने लिख भी लिया होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। यह क्वेश्चन है दिए गए प्रतिरोध में से किस पर निर्भर नहीं है। जो प्रतिरोध होता है किस चीज़ पे निर्भर नहीं होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं होता है। देखिए सबसे पहला जो है कंडक्टर की लंबाई। कंडक्टर की लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंडक्टर की लंबाई हमने पढ़ा भी था एनसीईआरटी के बुक में कि कंडक्टर पे की लंबाई जरूरी होती है किसी प्रतिरोध के लिए। बी ऑप्शन पर नज़र डालें तो इसमें क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र। तो क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र पर भी निर्भर होता है। प्रतिरोध जो होता है क्रॉस सेक्शन कितनी हुई है वायर में, तो इस पर निर्भर करता है। तो ये भी बात यहाँ पर कई हद तक महत्वपूर्ण है और सही भी है। देखा जाए अगर हम सी की बात करें तो तापमान, तो तापमान जो है देखिए अगर प्रतिरोध होगा तो तापमान भी इंक्रीज होगा, तापमान भी हमें दिखे महसूस होने को मिलेगा। तो इसका मतलब तापमान भी जरूरी है। यानी क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है कि दिए गए प्रतिरोध में से किस पर निर्भर नहीं है, हमसे नहीं पूछ लिया है। तो यहाँ पर ए बी सी ऑप्शन जो है ये निर्भर करता है। इसका मतलब जो है हमारा ऑप्शन डी होगा, डी घनत्व यानी डेंसिटी। डेंसिटी पर जो है इस पर निर्भर नहीं होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है और ये एनसीईआरटी पे आधारित है, आपके बुकों में से ये उठाया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जाम व्यू से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही साफ है कि दी गई स्थिति में से कौन सी स्थिति स्थिर तापमान पर अधिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है क्वेश्चनों को समझना। क्वेश्चन क्लियर है कि दी गई स्थिति में से कौन सी स्थिति स्थिर तापमान पर अधिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी सबसे अधिक प्रतिरोध किस जो है तापमान पर होता है। क्वेश्चन समझ गए कि किस तापमान पर अधिक प्रतिरोध होता है, किस वायर पर। जो वायर आपको पता ही होगा कि हमारे घरों में 3 तरह के वायर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एक रेड होता है, एक ब्लैक होता है और एक ग्रीन होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि सबसे अधिक ताप किस पे प्रतिरोध डालेगा। तो क्वेश्चन है यहाँ जो आपके ऑप्शन है वो है लाल रेखा पर, बी है पीली रेखा पर, सी दोनों बराबर पर है या डी नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो लाल रेखा या पीली रेखा। दोनों पर बराबर है, दोनों पर तो बराबर पड़ेगा कि नहीं ये तो आपको सोचना है।
और नहीं कहा जा सकता, ये तो हम बात नहीं रख सकते। तो यहाँ एक देखिए डी ऑप्शन तो ऑलरेडी यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है, तो ए बी सी में हमारा द्वंद्व रहा। तो सोचिए कौन सा आंसर सही होगा, पहले अपने नोटबुक पे अपना आंसर नोट कीजिए, इससे आपको काफ़ी सही रहेगा। आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि दी गई स्थिति में से कौन सी स्थिति स्थिर ताप पर अधिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन क्लियर है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें पता है कि लाल तार की बात किया जा रहा है, तो लाल तार पॉजिटिव के लिए यहाँ पर होगा, और पीली जो होगा जनरल सी बात है, अगर लाल होगा इसके लिए तो ये पीली जो होगा जनरल सी बात है न्यूट्रल के लिए होगा। तो यहाँ पर जो है दोनों के बराबर पड़ेगा ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ए जो है लाल रेखा पर यानी लाल पर जो है पड़ेगा काफ़ी प्रतिरोध। तो ये ऑप्शन आपका ए सही है, आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो। तो इसका आंसर ए लाल रेखा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर की धारा खींची जाती है, यानी एक विद्युत बल्ब है उसकी फिलामेंट जो जलती है वो 1 एम्पियर की धारा खींचती है। क्वेश्चन है कि 16 सेकेंड में फिलामेंट के क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग होगी, कितनी होगी? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है हमसे कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर की धारा खींची जाती है। अभी देखिएगा, सोचिएगा कि 1 एम्पियर कौन सी विद्युत धारा खींचती है। आपको पता है कि पुराने समय में एक रेड बल्ब होती थी जो हर घरों में यूज़ किया जाता था, जो कि 100 वाट की भी होती थी। ठीक है, मैं छोटा रेड बल्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, 0 पावर की 100 वाट की बल्ब की बात कर रहा हूँ जो कांच की बनी होती थी, और उसमें जो फिलामेंट यूज़ किया जाता था टंगस्टन वायर जो था यूज़ की जाती थी। तो उस बल्ब की यहाँ पर बात की जा रही है कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर की धारा खींच ली जाती है। तो 16 सेकेंड में फिलामेंट में क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? क्या ए 10 की पावर 20, बी 10 की पावर 16, सी 10 की पावर 18 या डी 10 की पावर 23? तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, दिलचस्प है। अगर आप इसको कैलकुलेशन करना चाहोगे तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर कैलकुलेशन के अंतर्गत आपकी कुछ बातें रखनी पड़ेगी, कुछ समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए Q जो है क्वांटम जो है Ne के बराबर है और दूसरा क्वांटम भी It के बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि Ne इक्वल टू IT, Ne इक्वल टू IT। I मतलब करेंट, T मतलब टाइम, ठीक है, E मतलब इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज अ नंबर। तो ये आपको समझ में होगा। जर्नल सी बात आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन कितनी होती है। इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 10 की पावर -19 होती है। ठीक है, तो इक्वेशन अगर आप बनाना चाहोगे तो N इक्वल टू IT अपॉन E, N इक्वल टू IT अपॉन E। तो आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन जो होती है 1.6 गुना 10 की पावर -19। तो इसका मतलब I जो है हमारा करंट 1 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रहा है। ठीक है, और सेकेंड यानी टाइम कितना ले रहा है? 16 सेकेंड। और नीचे इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख दीजिए। अब देखिए नीचे पॉइंट है, पॉइंट के उड़ाइए, ऊपर लिखिए, और जनरल सी बात है 16 से 16 कट जाएगा 16 से 16। अब रह गया ऊपर सिर्फ 10 रह गया और नीचे 10 की पावर -19 रह गया। जब ये माइनस में है और ऊपर एक 10 है, आपको पता है ये माइनस में है 19 नीचे। जब -19 नीचे होगा, जब ऊपर जाएगा तो 10 -19 और प्लस जो इसका हमने काट के ऊपर 10 रखा था, 10 जो होगा 19 में जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब होगा 10 की पावर -+20 हो जाएगा। यानी ऑप्शन इसका ए सही जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही जाएगा, क्योंकि हमने इसको काटोगे, जब आप हाथ से कैलकुलेशन करोगे, मैं जो कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहा हूँ उसको मैं ज़रूर आपको शो करूँगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। यहाँ पर हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ क्वेश्चन क्लियर है कि यदि किसी स्थिर प्रतिरोधक से प्रभावित धारा को आधा कर दिया जाए, यानी कोई प्रतिरोधक है उससे प्रभावित धारा को, जो उसमें से विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, अगर उसको हम आधा कर दें तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऊष्मा कितना बढ़ेगी या घटेगी, कैसा होगा?
तो आपसे यहाँ पर ऊष्मा पूछ लिया। ऊष्मा मतलब कितना गर्म होगा। यदि किसी स्थिर प्रतिरोधक से प्रभावित धारा को आधा कर दिया जाए, यानी हाफ कर दिया जाए, तो उसमें जो उत्पन्न होगी ऊष्मा कितना होगा? ए डबल होगा, बी आधा होगा, या सी एक चौथाई हो जाएगा, या डी 4 के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है, समझने की ज़रूरत है। अगर आपने जो एनसीईआरटी के बुक जो है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा तो ये काफ़ी आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो। कोई खास इसमें क्वेश्चन में नहीं है, इसमें बहुत ही आसान है। तो आप अपना आंसर लिख लिए होगे अपने कॉपी पे। चलिए मैं बताने की कोशिश कर सकता हूँ कि क्या हो सकता है इसमें। यहाँ बोला गया है कि यदि किसी स्थिर प्रतिरोध से प्रभावित धारा को आधा कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी कितना। हमसे एग्जामिनर यहाँ ऊष्मा पूछ लिया है कि कितना होगी। अगर हम किसी प्रतिरोध के प्रभावित धारा को आधा कर दें तो ऊष्मा कितना उत्पन्न होगी। तो इसका डायरेक्ट आंसर जो हो सकता है, देखिए डबल तो नहीं होगी क्योंकि आधा कर दिया गया है, तो डबल तो होने की चांसेस रहेगी नहीं। आधा भी नहीं होगी क्योंकि आधा किया गया, तो आधा ऊष्मा उत्पन्न कैसे हो सकती है। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बता रहा है कि एक चौथाई। अगर हम किसी की ऊष्मा विद्युत धारा को आधा कर दिया जाए तो उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसकी एक चौथाई होगी। अगर हमने आधा किया है तो उसका एक चौथाई जो होगी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। तो आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है एग्जाम व्यू से। क्वेश्चन है कि अच्छे हीटर से उपयोग करने पर फ्यूज तार बार बार जल जाता है। यानी आप अगर हीटर यूज़ कर रहे हो तो फ्यूज तार जो है बार बार जल जाता है। जनरली आपको देखने को मिलता है, या आप कोई हैवी चीज़ जो लगाते हो किसी प्लग में तो आपका जो है फ्यूज़ बार बार उड़ेगा। ये जनरल सी बात है और हर घरों में होता है। कहते हैं फ्यूज़ का तार उपयोग करने की सलाह दी जाती है। कैसा दिया जाएगा? अगर बार बार हीटर लगाने से अगर फ्यूज़ उड़ जाता है तो हम किस तरह के जो है वहाँ पर फ्यूज़ लगाएंगे जिसके कारण जो है बार बार जो है फ्यूज़ तार नहीं जलेगा। क्वेश्चन क्लियर है, समझने वाली है और इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है अधिक लंबाई वाली, बी कम त्रिज्या वाला, सी कम लंबाई वाली, या डी अधिक त्रिज्या वाला। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है कि आप हीटर लगाते हो, आपके घर में भी होता है। कभी हीटर लगाओ, कभी आप पानी गर्म करने वाला लगाओ, तो बार बार अभी के समय तो फ्यूज़ नहीं लगाई जाती है, एमसी लगाई जाती है। तो एमसी बार बार ट्रिप कर जाता है। तो एमसी ट्रिप होने के कारण ये होता है कि आपने जितना एमसीवी लगाई है उससे अधिक जो है आप वहाँ पर ऊर्जा ले रहे हो। तो इसका मतलब है कि आपकी एमसी जो है बदलने की ज़रूरत है। जहाँ पर 5 एम्पेयर लगी हुई है वहाँ पर आपको 16 एम्पेयर लगाना पड़ेगा, जिससे बार बार आपका जो है बिजली ट्रिप नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है फ्यूज़ के अंतर्गत। फ्यूज़ भी कुछ हद तक ऐसे ही कार्य करता है। अगर आप अधिक लोड चलाओगे तो फ्यूज़ जो होगा बार बार उड़ेगा। तो हम इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं? तो आप अपना आंसर सोच चुके होंगे, लिख लिया होगा, तो ये काफ़ी महत्व रखेगा। देखिए क्वेश्चन क्लियर तो समझ में आ चुका होगा कि हीटर के उपयोग करने पर फ्यूज़ तार बार बार जल जाता है। इसके लिए हम फ्यूज़ तार का उपयोग करने की सलाह हम कैसे दे सकते हैं, कौन सा फ्यूज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। तो यहाँ है अधिक लंबाई वाले। क्या अधिक लंबाई वाला फ्यूज़ यूज़ करके हम ये बार बार ट्रिप होने से बचा सकते हैं या फ्यूज़ उड़ने से बचा सकते हैं? देखिए यहाँ तार की लंबाई यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रखती। तार की लंबाई से क्या मतलब है? तार चाहे जितना मर्जी लगा दो, तार उतना ही बड़ा लगेगा जितना बड़ा फ्यूज़ होगा। तो तार की लंबाई से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो ए ऑप्शन तो ऑटोमेटिक जो है रिजेक्ट हो गया। बी देखा जाए तो कम त्रिज्या वाला। कम त्रिज्या का मतलब होता है उसकी जो त्रिज्या होगी कम होगी। कम लगाओगे तो बार बार फ्यूज़ उड़ेगा। ठीक है, जनरल सी बात है, कम त्रिज्या वाला लगाओगे तो बार बार उड़ेगा क्योंकि पतला तार होगा और बहुत जल्दी हीट करेगा और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। सी बोल रहा है कम लंबाई वाले। फिर से वही बात, कम लंबाई तो यहाँ पर तो फ्यूज़ कनेक्ट ही नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन देखा जाए तो अटपटा ही है। देखिए दोस्तों, एग्जामिनर यहाँ पर ऐसे ही रखता है। यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन सही के रूप में दिखाया गया है, बी और डी, क्योंकि लंबाई से तो कोई मतलब होता ही नहीं है, चाहे कम हो चाहे अधिक हो, क्योंकि वायर में तो भाई पूरा ही लगेगा। फ्यूज़ में तो पूरा ही वायर कनेक्ट होगा, तभी जो फ्यूज़ जो होगा कनेक्टेड करेगा। तो इसका मतलब अधिक लंबाई और कम लंबाई से तो मतलब ही नहीं है। हाँ, कम त्रिज्या और अधिक त्रिज्या वाला होगा ज़रूर, क्योंकि जितने थिकनेस आप यूज़ कीजिएगा बार बार फ्यूज़ नहीं उड़ेगा। जैसे मैंने अभी बोला था कि जहाँ पर आपके 5 एम्पेयर के फ्यूज़ लगे हुए हैं, अगर वहाँ पर अगर 16 एम्पेयर के फ्यूज़ के कार्य करोगे तो ये बार बार ट्रिप करेगा। तो आपको जो है वहाँ पर एमसीबी चेंज करने की ज़रूरत है। तो वैसे ही यहाँ पर जो है अधिक त्रिज्या लगाने की ज़रूरत है। जो वायर होगी, जो फ्यूज़ में लगाई जाती है वायर, वो थोड़ा मोटी होनी चाहिए, क्योंकि आप हैवी काम कर रहे हो तो थोड़ा मोटी होगा तो ये काफ़ी सही रहेगा। तो
तो इसका मतलब जो है डी ऑप्शन आपका सही गया। डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम उस व्यक्ति को सलाह ये देंगे कि भाई थोड़ा सा मोटी तार जो है लगा फ्यूज़ में, जिससे बार बार वो ट्रिप नहीं करेगा, बार बार फ्यूज़ नहीं जलेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन है कि विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाता है, तो वर्तमान में वो क्या बन जाएगा। यानी विभवांतर जो होती है को स्थिर रखते हुए परिपथ का प्रतिरोध अगर हम दुगना कर देते हैं तो अभी उसका क्या होगा, कैसा उसकी क्या रिएक्शन देगी। या वो डबल हो जाएगी, क्या बी आधा रहेगा, या सी एक चौथाई, या 4 बार ये अधिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो यहाँ क्लियर है कि विभवांतर का स्थिर रखते हुए परिपथ का अगर हम प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो वर्तमान में क्या होगा इसके साथ। आप अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे लिखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, आपने लिख लिया होगा अपना आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि जो हम विभवांतर यूज़ करते हैं, ठीक है, विभवांतर को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो क्या रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए डबल तो होगा नहीं, क्योंकि हम जो है प्रतिरोध को दुगना करते हैं तो जरना सी बात है, विभवांतर जो होता है आधा हो जाता है। अगर हम इसको दुगना करेंगे तो ये आधा रहेगा। तो इसका मतलब जो है बी ऑप्शन आपका सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण दिख रहा है कि संभावित अंतर का दूसरा नाम क्या है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो है सामान्य नाम क्या है, किस नाम से आप जानते हो। संभावित अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है। क्या उसे हम उभयचर कहते हैं, क्या इसको बी वोल्टेज कहते हैं, या सी वोल्टेज कहते हैं, या डी संभावित ऊर्जा कहते हैं। किस नाम से आप जानते हो। देखिए दोस्तों हिंदी है तो हिंदी के जैसा ही होता है, तो ये शुद्ध होती है। तो इसमें आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैंने इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसका दूसरा नाम क्या है। तो आप अपना आंसर यहाँ सोच सकते हो। तो आपने सोच लिया होगा, लिख भी लिया होगा, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए संभावित अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम जो होता है क्या होता है। हम देखिए उभयचर तो नहीं कह सकते, हम जो है उभयचर तो नहीं कह सकते, वोल्टेज भी नहीं कह सकते, वोल्टेज इसमें नहीं आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सी वोल्टेज, वोल्टेज अलग होता है। ठीक है, वोल्टेज WATT वोल्ट होता है, और यहाँ वोल्टेज की बात कर रखा है VOLT वोल्ट। इसका मतलब जो हम पोटेंशियल डिफरेंस को दूसरा जो नाम जानते हैं वो है वोल्टेज। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है, यानी आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो। आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी सही है। हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ये क्वेश्चन है कि एक निश्चित प्रतिरोध के माध्यम से विद्युत धारा प्रभावित करने से उत्पन्न ऊष्मा इसके वर्ग के समानुपाती होती है। क्वेश्चन आपने समझ रहे हो कि एक निश्चित यानी एक फिक्स है, निश्चित प्रतिरोधक के माध्यम से हम विद्युत धारा प्रभावित करने से उत्पन्न ऊष्मा इसके वर्ग के समानुपाती होती। किसके अनुपाती होती है। क्या अवरोधक के प्रतिरोध के परिणाम के स्वरूप होती है, या रोकने वाला का तापमान, या सी धारा का परिणाम, या डी वह समय जिसके लिए करंट प्रभावित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि ये आपके जो है बुक से है, ये क्वेश्चन उठाया गया, यानी बुक से यानी NCERT के अंतर्गत ये टेक्स्ट से उठाई गई क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो आप क्वेश्चन समझ लिए होगे और क्वेश्चन लिख भी दिए होगे, आंसर आप अपने नोटबुक पर नोट कर लिए होगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए क्वेश्चन तो समझ गए होगे कि एक निश्चित प्रतिरोधक के माध्यम से विद्युत धारा प्रभावित करने से उत्पन्न ऊष्मा इसके वर्ग की समानुपाती होती है। क्या अवरोध के प्रतिरोध के परिणाम के स्वरूप। नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि अवरोध के प्रतिरोधक के परिणाम, क्योंकि हमने यहाँ पर बुक में कहीं भी इस बात को जिक्र नहीं देखा है कि अवरोध के प्रतिरोध का परिणाम हो। ठीक है, रोकने वाला का तापमान। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रतिरोध की बात की गई है, तो रोकने वाला का तापमान तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये भी ऑप्शन जो है गलत यहाँ साबित हो रहा है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या, धारा का परिणाम। देखिए कोई भी ऊष्मा उत्पन्न इसके वर्ग के समानुपाती होती है, तो धारा का परिणाम यहाँ पर महत्वपूर्ण रखता है। तो इसका मतलब है कि सी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण ऑप्शन है, सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का आंसर है सी धारा का परिणाम। तो ये धारा का परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आंसर बना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
यहाँ पर हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एम मीटर और वोल्ट मीटर के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। यानी एम मीटर और वोल्ट मीटर के लिए कौन सा संबंध जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे कि एम मीटर और वोल्ट मीटर के संबंध में कौन सी बातें हैं जो सही है। तो देखा जाए पहला ऑप्शन यही है कि एम मीटर को आवश्यक उपकरण के साथ श्रृंखला में वोल्टेज को समांतर में जोड़ा जाता है। यानी एम मीटर को आवश्यक उपकरण के साथ, जिस उपकरण के साथ हमने जोड़ना होता है उसे हम श्रृंखला यानी श्रेणी क्रम जो है सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्टेज को समांतर में जोड़ा जाता है। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है एम मीटर और वोल्ट मीटर दोनों आवश्यक उपकरण के साथ हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तीसरा है वोल्ट मीटर डिवाइस के साथ जो हम श्रृंखला यानी सीरीज में जुड़ा हुआ है और एम मीटर समांतर में यानी पैरेलल में है। और डी है इनमें किसी भी तरह से जोड़ा जा सकता है। यानी डी ऑप्शन तो चलिए ये बात तो बिल्कुल ही गलत बता रहा है, हम किसी तरह से नहीं जोड़ सकते, उसके भी रूल रेगुलेशन होते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है बुक में, हमने देखा है, समझा भी है। ये तो गलत ऑप्शन डी तो गलत डायरेक्ट जा रहा है कि इन किसी भी तरह से जोड़ा जा सकता है। तो आपके समक्ष जो है सिर्फ ए बी सी में ही द्वंद्व है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आंसर जो है बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो आप अपना आंसर लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पर है एम मीटर को आवश्यक उपकरण के साथ, आवश्यक उपकरण के साथ हम एम मीटर को श्रेणी में जोड़ते हैं यानी सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर में जोड़ते हैं। ये हद तक कहीं हद तक सही है। लेकिन देखा जाए अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो एम मीटर और वोल्ट मीटर दोनों आवश्यक उपकरणों के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये ऑप्शन भी गलत है, दोनों को हम सीरीज में कभी नहीं जोड़ सकती, ये बात इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि वोल्ट मीटर डिवाइस के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है और एम मीटर समांतर में है। देखिए ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है कि वोल्ट मीटर जो डिवाइस है के श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, और मैं आपको बता दूं कि वोल्ट मीटर कभी भी जो है समान यानी श्रेणी क्रम में नहीं जुड़ता है। वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम यानी पैरेलल में जुड़ता है। तो इसका मतलब ये गलत ऑप्शन उल्टा बना दिया है। एम मीटर को जो है पैरेलल में बना दिया है और वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ दिया है। तो ये उल्टा बात बता रहा है, यानी बी सी भी गलत गया, डी भी गलत है। तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन जो है सही है कि एम मीटर को आवश्यक उपकरण के साथ श्रृंखले में जोड़ता है यानी सीरीज में जुड़ता है। एम मीटर दोस्तों हमेशा याद रखना कि सीरीज में जुड़ता है और वोल्ट मीटर हमेशा समांतर श्रेणी में जुड़ता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए, ठीक है, ये आंसर काफ़ी सही है और ये ही सही है। तो आप एक के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपके समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही दिलचस्प है कि 1 घंटे में 1 किलोवाट की शक्ति द्वारा वितरित ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कह सकते हैं। क्या कहते हैं जो 1 घंटे में 1 किलोवाट की शक्ति अगर आप ऊर्जा प्राप्त करते हो अपने घरों में तो किस नाम से पुकारते हो। क्या उसको किलोग्राम सेकेंड में कहते हो या किलोवाट सेकेंड में या वाट घंटा या किलोवाट घंटा। क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ क्लियर है और ये आम चाल की बोलियों में ही बोली जाती है, ठीक है, हम हमेशा घर में ये बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प है कि 1 घंटे में 1 किलोवाट की शक्ति द्वारा वितरित ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं। तो आप अपना आंसर सोचिए और अपने कॉपी पे नोट कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर मैं यहाँ पर सोचूं तो देखिए यहाँ पर किलोग्राम सेकेंड, सेकेंड कभी लग नहीं रहा अटपटा आपको। सेकेंड हम कभी कहते हैं, हम तो किलोवाट आवर कहते हैं, हमेशा ऐसे कहते हैं ना। तो किलोवाट सेकेंड, किलोग्राम तो है नहीं। सबसे पहली बात तो किलोग्राम तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत गया। बी देखिए किलोवाट सेकेंड, सेकेंड यहाँ पर भी यूज़ किया गया है तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि सेकेंड में तो हम लेते नहीं हैं। वाट घंटा ये थोड़ा सा सही लगता है लेकिन ये गलत है कि वाट घंटा नहीं हो सकता है। वहाँ पर हमें किलोवाट की बात की गई, क्वेश्चन में बोला गया कि 1 घंटे में 1 किलोवाट की शक्ति, तो इसका मतलब होगा डी ऑप्शन सही है, किलोवाट घंटा। किलोवाट देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है ना, अगर किलोवाट घंटा उसने खुद ही पूछ रखा है और इसका ऑप्शन भी किलोवाट घंटा ही है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। कहते हैं ना कहीं अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, शांत मन से करते हो तो हर एक क्वेश्चन जो है आसान हो जाता है। कहते हैं क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, अगर उसी क्वेश्चनों को अगर ढंग से समझते हो ना तो ऑटोमेटिक आपका आंसर सामने
दिखता है। तो इसका ऑप्शन डी है। आप डी किलोवाट घंटा के साथ जा सकती हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है लंबाई को हम एल और क्रॉस सेक्शन को ए का तार है, दिए गए में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा? लंबाई का होगा या क्रॉस सेक्शन का होगा? किसकी सबसे अधिक होगी? तो ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन तो और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आप यहाँ वहाँ भटक रहे होते, सिंपल पेपर गाइड उठा उठा के एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे होती हो, लेकिन एग्जामिनर जो है सारे के सारे जो है आपके टेक्स्ट बुक से उठा कर दे देता है। तो आपकी सारी मेहनत धरा के धरा रह जाता है और कोई बच्चा सोचता भी नहीं है कि सारे जो थे एनसीईआरटी से ही होता है। और मैं भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करता हूँ, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन बच्चों को समझाता हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और आपके समक्ष एनसीईआरटी के ही लाइन यहाँ पर लाया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन समझ गए होगे और आप लिख भी लिए होगे, इतना विश्वास है मुझे। देखिए लंबाई अगर एल है और क्रॉस सेक्शन ए है, कतार है, दिए गए में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा? लंबाई का होगा कि क्रॉस सेक्शन का होगा? देखिए ए ऑप्शन बोलता है लंबाई दुगना हो जाएगा, इसके कारण क्षेत्रफल आधा रह जाएगा, यानी एरिया जो होगा आधा हो जाएगा। बी बोलता है लंबाई 3 गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल दुगनी हो जाएगी। और सी लंबाई आधी और क्षेत्रफल दुगनी हो जाएगी। या डी बोलता है मूल तार पे डिपेंड करेगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी आधारित है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे जनरल सी बात बता दूं कि मूल तार पर तो निर्भर नहीं करेगी, ये तो बिल्कुल गलत है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऐसा तो होना संभव नहीं है, क्योंकि लंबाई और क्रॉस सेक्शन का यानी एरिया का प्रभाव तो जरूर पड़ेगा, प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि जितने भी तार को हम क्रॉस सेक्शन करते हैं उतना ही तार पे जो है वोल्टेज जो है ड्रॉपेट हो जाती है। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितनी लेंथ होगी तार की, आपने देखा ही होगा कि मान लीजिए आप एक पाइप होता है, बहुत लंबी पाइप होती है और पानी के जो है नल आप खोल देते हो, तो वो पानी को बाहर पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है, लगता है कि नहीं? पर मान लीजिए वो तार छोटा होता है, यानी पाइप छोटा होता है, और आप पाइप जैसे खोलते हो कैसे फटक से पानी पहुंच जाता है। तो यानी जितनी लंबाई होगी उतनी ही यहाँ पर प्रतिरोध जो है रहेगी। तो कम प्रतिरोध किस कारण लगेगा? तो यहाँ पर पहला है लंबाई दुगनी कर देने से क्षेत्रफल आधा होगा। तो ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि लंबाई दुगनी करने से कम कैसे हो सकता है? देखिए प्रतिरोध सबसे कम कैसे रहेगा? ठीक है, लंबाई 3 गुना कर दिया जाए, ये तो और भी ऑड की बात बता रहा है, और क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाए। देखिए ये दुगना और 3 गुना की बात कर रहा है, ये तो होना संभव नहीं है। ऑप्शन सी देखा जाए तो लंबाई आधी और क्षेत्रफल दुगनी, हाँ ये हो सकता है। अगर क्षेत्रफल हम दुगनी कर दें या लंबाई आधी कर दें तब कम हो सकता है, क्योंकि ये सही है। अगर मान लीजिए किसी कोई पाइप है, अगर जितना पाइप का अगर क्षेत्रफल होगा, जितनी क्षेत्रफल होगा उतना ही जो है बहुत टाइमिंग लगेगी उसको पानी आने में। जैसे मान लो एक नाला है, नाले में अगर पतली नाली है तो पानी फटाक से पहुंच जाएगा आपके पास। अगर नाली मोटी है, बड़ी है, दुगनी है, तो उसको पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। तो यही तो क्वेश्चन हमसे पूछा था, दिए गए में किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा? तो लंबाई आधी कर दे जाए और क्षेत्रफल दुगना। क्षेत्रफल जितना दुगना कीजिएगा, क्षेत्रफल दुगना रहेगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़रूरी भी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध दिए गए मापदंडों में किस पर निर्भर करता है? एक विशिष्ट प्रतिरोध जो होती है वो किस मापदंड पर जो है निर्भर करता है, किस बेस पे कार्य करता है? क्या ए तार की लंबाई पे, बी तार के क्षेत्रफल पे, या सी इसमें से करंट प्रभावित हो रहा है उस पे, या डी तापमान पे? क्वेश्चन काफ़ी आसान है, सरल है, आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हो। तो आप अपने नोटबुक पे इसको नोट कीजिए, फिर भी मैं समझाता हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन, बोला है यहाँ पर क्लियर कि विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेशल प्रतिरोध यानी कंडक्टिविटी दिए गए मापदंड में किस पर निर्भर करेगा? तो जर्नल सी बात है, तार की लंबाई पे तो निर्भर नहीं करेगा। ये तो बात सही है कि तार की लंबाई पे निर्भर नहीं करेगा, ये गलत है। बी तार का क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल भी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रखता है, और इसमें से करंट प्रभावित हो रहा है, इस पर निर्भर तो करेगा ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन सही है, तापमान। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध दिए गए मापदंड में से किस पर निर्भर करेगा? तो तापमान पर निर्भर करेगा। तापमान जैसा रहेगा वैसा ही इसका मापदंड पे खड़ा उतरेगा। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही है,
आप ऑप्शन डी के साथ जा सकते हो, इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरणों को समांतर संयोजन में कुल विद्युत शक्ति कितनी होगी। देखिए, विद्युत उपकरण जो होती है यानी आपके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे फ्रिज, कूलर, ये सारे जो आप यूज़ करते हो घरों में, विद्युत उपकरणों को अगर हम समांतर संयोजन में करें तो कुल विद्युत शक्ति क्या होगी। क्या ए वृद्धि हो जाएगी, यानी विद्युत शक्ति में क्या ए वृद्धि होगी, बी कमी होगी, या सी नहीं बदलता है या वो वही रहेगी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आप मान लीजिए विद्युत धारा आपके घर में आता है, आप कई इंस्ट्रूमेंट चलाते हो, तो इस पे जो है उसे कुल विद्युत शक्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन डायरेक्ट और क्लियर है, ये जर्नल क्वेश्चन है, नॉलेज वाली है। अगर मान लीजिए आप अपने घरों में टीवी चला देते हो, फ्रिज चला देते हो, सब चला देते हो, तो क्या होता है, क्या वोल्टेज डाउन हो जाता है डायरेक्टली, नहीं होता है ना। तो ये क्वेश्चन भी यही है और आंसर भी ईजी है। देखिए, जो यहाँ पर विद्युत धारा शक्ति में वृद्धि तो होगा नहीं, यानी बढ़ेगा तो नहीं, जितना रहेगा उतना ही रहेगा ना, कमी भी नहीं होगी और नहीं बदलता, ये तो बात भी अजीब सा है। तो इसका डी ऑप्शन वही रहेगा, यानी वही रहेगा। जो विद्युत धारा आपके घर में प्रभाव आ रहा है, आप जितना मर्जी इंस्ट्रूमेंट चला लो, उसकी विद्युत धारा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ प्रभाव पड़ेगा भी तो कहाँ पड़ेगा, आपके मीटर पे पड़ेगा। जितने इंस्ट्रूमेंट चलाओगे उतनी बिल उठेगा, तो इसका प्रभाव सिर्फ मीटर पर पड़ेगा, आपकी विद्युत धारा पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। यानी डी ऑप्शन सही है, प्रभाव वही रहेगा, तो वही रहेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आंसर इसका बन जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चार्ज कैसे प्रभावित होगा। जो चार्ज होता है वो कैसे प्रभावित होगा विद्युत में, यानी चार्ज कैसे प्रभावित होगा। ए, उन्हें गर्म करके होगा प्रभावित, बी, संभावित अंतर लागू करके यानी पोटेंशियल डिफरेंस को लागू करके किया जा सकता है, या इन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। बात तो यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर है कि चार्ज कैसे प्रभावित होगा। ठीक है, चार्ज कैसे प्रभावित हो सकता है। देखिए, इनमें से कोई नहीं की तो बात होगी नहीं, क्योंकि इसमें से दोनों बात काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बताई गई है। सी दोनों तो हो नहीं सकती, यानी सी डी तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। तो ये आपके पास या सिर्फ यहाँ पर द्वंद्व रहा ए और बी में। तो आप ए और बी में देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो आप अपना आंसर जो है नोट कर चुके होंगे। यहाँ पर देखा जाए तो बात यहाँ क्लियर है कि चार्ज कैसे प्रभावित होगा। देखिए, उनमें गर्म करके तो होगा नहीं। अगर मान लीजिए वायर को अगर आप गर्म कर दोगे तो क्या ये इसमें चार्ज प्रभावित होने लग जाएगा, ऐसा कभी हुआ है क्या। तो इसका ए ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। तभी मैंने कहा था ना कि इनमें से जो दोनों को, तो चलिए सी तो पहले ही एलिमिनेट हो गया था, कि उन्हें गर्म करके कहाँ से हो सकता है। कोई चीज़ को अगर गर्म करोगे तो क्या विद्युत धारा प्रभावित होने लग जाता है, संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रखता है चार्ज संभावित अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस लागू करके। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जितनी रहेगी यानी संभावित अंतर रहेगा, उतना ही चार्ज प्रभावित होगा। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी सही है, इसका संभावित अंतर लागू करके जो है हम चार्ज को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन क्लियर है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा की एसआई इकाई है। क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा की एसआई इकाई है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी जो है सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रह जाता है। जब भी कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछी जाती है और आप इसी में उलझ जाते हो क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं हुआ होता है। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा एसआई इकाई है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है। क्या उसे ओम कहते हैं, या इसे एम्पियर कहते हैं, या इसे वोल्ट कहते हैं, या फैराडे कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप अपना आंसर जो है चूज़ कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है और कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्लियर है। देखिए, जिसको पता होगा वो डायरेक्ट आंसर बताएगा। ठीक है, इसमें आंसर कुछ भी नहीं सोचने वाली। हम विद्युत धारा को जो है एम्पियर से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, यानी विद्युत धारा का ऐसा यूनिट जो होती है वो एम्पियर होता है। यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बी जो है एम्पियर, तो ये ऑप्शन आपका सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक आसान है कि संभावित अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस मापने की इकाई क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस जो आप नापते हो उसकी इकाई क्या है, यानी संभावित अंतर मापने की इकाई क्या है, उसे हम क्या कहते हैं। क्या हम उसको वॉट से मापते हैं,
क्या उसे ओम से मापते हैं या वोल्ट से मापते हैं या किलोवाट आवर से मापते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों को पता होगा कि समांगी विभवांतर अंतर जो होती है उसको हम कैसे मापते हैं, विभवांतर को कैसे मापते हैं, तो यहाँ पर आपके समक्ष ऑप्शन है, आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हो। देखिए समांतर को जो है, विभवांतर को हम नापने की एक ही हम प्रोसीजर यूज़ करते हैं, वॉट। वोल्ट जो होती है वोल्ट से ही हम नापते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, यानी विभवांतर मापने की इकाई जो होती है वो वोल्ट होती है। यहाँ पर आपको अगर लग रहा होगा विभवांतर यानी दो अंतर अलग वर्ड हो गया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसको कहते हैं, और इसका जो है सी ऑप्शन सही है। हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि एक निश्चित पदार्थ की प्रतिरोधकता 0.6 जो है ओम मीटर है। सामग्री होने की सबसे अधिक संभावना होगी। क्या संभावना होगी कि एक निश्चित पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है 0.6 ओम मीटर है। तो सामग्री होने की सबसे अधिक संभावना किस पे जाएगी? क्या एक इंसुलेटर की तरह कार्य करेगा, या एक सुपर कंडक्टर की तरह काम करेगा, या सी एक कंडक्टर की तरह, या एक अर्धचालक। देखिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ गया है कि एक निश्चित पदार्थ की प्रतिरोधकता अगर 0.6 ओम मीटर है तो ये बहुत ही कम की बात कर रहा है, और जर्नल सी बात है, कम जो होती है कम में ही जाएगी। तो यहाँ आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हो। चलिए देखते हैं यहाँ आंसर क्या हो सकता है कि एक निश्चित पदार्थ की प्रतिरोधकता 0.6 ओम मीटर है, तो सामग्री होने की सबसे अधिक संभावना किस पे निश्चित करेगी? देखिए एक इंसुलेटर पे तो निश्चित नहीं करेगी, इंसुलेटर यहाँ कार्य नहीं करेगा। एक सुपर कंडक्टर भी यहाँ पर कार्य नहीं करेगा, और एक कंडक्टर तो करेगा ही नहीं। जब सुपर कंडक्टर कार्य नहीं कर सका तो एक कंडक्टर कहाँ से कर देगा? और देखा जाए डी ऑप्शन एक अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब होता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर जो होती है इसमें से विद्युत धारा बहुत ही कम मात्रा में गुजरती है। और आपको बता दूं सिलिकॉन जो होता है यानी SI काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और इसका एग्जाम्पल है जो अर्धचालक होता है। आजकल जितने भी चीज़ें यूज़ करते हैं हम उसमें सेमी कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, यानी अर्धचालक का। तो यहाँ एक निश्चित पदार्थ की प्रतिरोधकता 0.6 होगी, तो जर्नल सी बात है इसमें सामग्री होने की सबसे अधिक संभावना रहेगी कि वह एक अर्धचालक है, यानी इसका डी ऑप्शन सही है, एक अर्धचालक है। आप एक अर्धचालक के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन कैलकुलेशन वाली है, तो अपना कॉपी भी रखिए साथ में। क्वेश्चन है प्रतिरोधकता 1.0 गुना 10⁻⁷ ओम की सामग्री से बने 300 मीटर लंबाई और 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन क्षेत्र वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा? क्वेश्चन क्लियर है। ऑप्शन दे दिया है 2 ओम होगी, 3 बी है 3 ओम होगा, सी 20 ओम होगा, या डी 30 ओम होगा। देखिए ऐसे में आप इसका आंसर देना आपके लिए संभव नहीं है, तुक्का लगा के आप नहीं दे सकते हो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना है। चलिए हम भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको तो यहाँ पर मैं करता हुआ दिखा नहीं सकता, लेकिन ज़रूर मैं जो कर रहा हूँ वो आपके स्क्रीन पर जरूर शो करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, प्रतिरोधकता दे रखा है 1.0 गुना 10⁻7 ओम, और इसकी दूसरी बात क्या दे रखा है कि जो लंबाई दे रखी है, लंबाई 300 मीटर लंबाई हमें दे रखी है, या और दूसरा जो दे रखा है 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन दे रखी है। तो हमें 3 चीज़ गिवन है। जब 3 चीज़ हमें गिवन है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आसान हो जाता है। सबसे पहले तो आपको ये लेट करना पड़ेगा कि माना तार की लंबाई बराबर R, माना जो प्रतिरोधक तार की लंबाई, तार की जो होगी प्रतिरोधक तार डिस्टेंस ऑफ द वायर इज R, तो हम R लेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें प्रतिरोधकता कितनी दे रखी है, यानी इसको रहो कहोगे, रहो से इसको रिप्रेजेंट करोगे 1.0 गुना 10⁻7 ओम मीटर दे रखा है जो हमें गिवन है। ठीक है, ये प्रतिरोधकता है, इसको हम रहो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब दूसरी बात है लेंथ ऑफ वायर, यानी वायर की लंबाई कितनी दे रखी है, 300 मीटर दे रखी है। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर कितनी है, यानी तार की लंबाई 300 मीटर है। और दूसरी बात हमें दे रखा है क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल कितना है। क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको मिलीमीटर स्क्वायर को सोल्यूशन करने की ज़रूरत है। आपको पता है कि 1 mm में जो होता है मीटर कितनी होती है, 10⁻³ पावर, यानी 10⁻³ मीटर होगी। 1 mm में कितना होगा मीटर, 10⁻³ मीटर।
ठीक है, यानी माइनस में हो जाएगा ये ना अपॉन में, हम डिवाइड करेंगे तब ना मीटर में आएगा। तो 1 mm को जो है आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो जर्नल सी बात है, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया है। सिर्फ मीटर में कन्वर्ट किया है, स्क्वायर में नहीं किया है। मीटर स्क्वायर में हमने नहीं किया, हमने सिर्फ मीटर में किया है, इसलिए 10.-3 मीटर होगा। अगर आप इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो तो एरिया इज इक्वल टू 1.0 mm की पावर 2। तो एरिया क्या बन जाएगी हमारे एक्चुअली 1.0 गुना 10-6 मीटर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगी दुगना, क्योंकि आपको पता ही है क्रॉस सेक्शन है एरिया, और हमने सिर्फ पहले मीटर में कन्वर्ट किया था। अब हमने इसको क्या कर दिया मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर में हमें उतना ही जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 जीरो जो है एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो पहले -3 थी, अब माइनस यहाँ पर 6 हो गया, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब सबसे पहली बात ये आता है कि डिस्टेंस की फार्मूला क्या होती है, यानी प्रतिरोधकता का फार्मूला क्या होता है। प्रतिरोधकता का फार्मूला होता है ρ L/A। हमें लेंथ ऑफ वायर भी दिया हुआ है और हमने एरिया भी निकाल लिया है। अब R इक्वल टू आप लिख सकते हो कि 1.0 गुना 10 की पावर -7 गुना 300, और नीचे जो हमने एरिया निकाला था वो निकाला था 1.0 गुना 10 की पावर -6। अब देखिए -6 और -7, क्योंकि माइनस माइनस दोनों हैं, ऊपर नीचे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर सिर्फ आपका रह जाएगा 10 - 1, 10 - 1, और 1.0 और 1.0 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो R क्या बन जाएगा हमारे समक्ष 300 गुना 10 - 1। तो आपको ये माइनस में है ना 10, जब कोई चीज़ माइनस में होता है तो वो नीचे चला जाता है, यानी हमारा बन जाएगा 300/10। 300/10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना रह गया हमारे समक्ष R 30 ओम। तो देखिए 30 ओम कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन डी सही गया, आप ऑप्शन डी के साथ जा सकते हो। तो ये कैलकुलेशन बहुत ही दिलचस्प होते हैं, इसको करोगे तभी समझ में आएगा। और जो बच्चा सोचते हैं कि मैं देखते देखते समझ जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। इसको जितना मर्जी है आप समझते रहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप इसको कॉपी पर कीजिए। कॉपी पर जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा और काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के सुचारू प्रवाह में चालक पदार्थ द्वारा उत्पन्न बाधा को कहा जाता है। जो बाधा उत्पन्न होती है, कोई भी विद्युत धारा जब आप करते हो चलाते हो तो उसमें बाधा किसके कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन है ए प्रतिरोध के कारण, बी है आचरण के कारण, सी है प्रेरक तत्व के कारण, या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन तो आप समझ गए हो, क्वेश्चन क्लियर है कि विद्युत धारा के सुचारू प्रवाह में यानी कंटिन्यू चलने में कौन सा जो है बाधा उत्पन्न करती है। आप अपना आंसर सोचिए, ठीक है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा इसमें से क्या हो सकता है आंसर। आप अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे नोट भी कर लीजिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्लियर है कि विद्युत धारा के सुचारू प्रवाह में यानी कंटिन्यू चलने में चालक द्वारा पदार्थ की उत्पन्न बाधा कौन करता है। बाधा उत्पन्न क्या प्रेरकात्मक करता है, या आचरण करता है, या प्रतिरोध करता है, या इनमें से कोई नहीं करता। आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि प्रतिरोध यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब ही रुकावट होता है, यानी प्रतिरोध। तो आंसर तो डायरेक्ट क्लियर है, इसका आंसर देखिए बहुत क्लियर है। इसका आंसर ए प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब रुकावट, और बाधा उत्पन्न करने का मतलब ये कि रुकावट डालता है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है, आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो, ए ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही क्लियर और बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये एनसीईआरटी पर आधारित है, तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्वेश्चन है फ्यूज तार किस तार में डाली जाती है। काफ़ी क्वेश्चन आसान है। जो फ्यूज तार होती है हम कहाँ पर कनेक्ट करते हैं, क्या उसको लाइव तार में करते हैं, या त्रस्त तार में करते हैं, या अर्ध वायर में करते हैं। किसी भी लाइन में हम जोड़ सकते हैं। देखिए थोड़ा पर यहाँ पर आपके भाषा की वजह से बहुत कन्फ्यूज़न होगा। देखिए यहाँ पर अगर ए को हम करें तो पॉजिटिव वायर कहेंगे, जिसमें से विद्युत धारा प्रभावित होती है पॉजिटिव। बी जो होगा नेगेटिव वायर की बात कर रहा है, और सी अर्थ वायर की बात कर रहा है, अर्थ वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि शुद्ध हिंदी बहुत ही टफ होता है। तो फ्यूज तार आप किस में डालते हो। आप जब जो बुक होगा एनसीईआरटी की बुक है, अगर आप उसमें देखिएगा तो उसमें क्लियर फ्यूज का जो है डायग्राम बना हुआ है, और फ्यूज में भी दिखाया गया है। ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं,
और आप सोचते होगे कि गाइड वो सब उठाऊं, ये उठाऊं। आप सब कुछ उठा लीजिए, लेकिन आंसर आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा। कोई भी कंपटीशन की तैयारी कीजिए। आज बड़े बड़े बच्चे आईपीएस, यूपीएससी के एग्ज़ाम, बहुत से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सारे के सारे एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं और एनसीईआरटी के बड़े बड़े मोटे मोटे बुक बनाए जाते हैं। लेकिन जो बच्चा अगर ढंग से पढ़ लेता है 9th 10th 11th 12th, समझिए उसका बेड़ा पार ऑटोमेटिक हो जाता है। क्योंकि सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, सभी जो है एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करता है और सब क्वेश्चन तो एक जैसे ही होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, आप अपने नोट भी कर लिए होंगे कि फ्यूज तार किस तार में डाली जाती है। दोस्तों जर्नल सी बात है, अर्थ तार में तो कभी नहीं डालेंगे, अर्थ तार से तो कोई मतलब ही नहीं होता फ्यूज का। और जर्नल सी बात है, न्यूट्रल तो तब काम करता है जब पॉजिटिव वायर आती है, जब पॉजिटिव करंट आएगी तभी न्यूट्रल का जो है काम होता है। तो इसका मतलब जो है ये लाइव तार, जिसे हम लाइव तार कहते हैं, यानी लाइव वायर जो होती है, हम हमेशा फ्यूज़ को जो है लाइव वायर में ही कनेक्ट करते हैं। लाइव वायर में कनेक्ट करने से ये होता है कि इसी में इलेक्ट्रॉन प्रभावित होती है और इसको जो है फ्यूज़ तार लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो अधिक धारा जो है आपके घर में प्रभावित होगा और आपके बहुत से अप्लायंसेस, बहुत से इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो सकते हैं। इसलिए हम जब भी फ्यूज़ कनेक्ट करते हैं तो लाइव तार में ही करते हैं। तो ये ऑप्शन ए आपका सही है, आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। यहाँ पर हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को क्या कहा जाता है। जो विद्युत आवेश के प्रभाव होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे विद्युत क्षमता कहते हैं, या बी विद्युत चालकता कहते हैं, या सी विद्युत धारा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, आप अपना आंसर जो है लिख सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यहाँ पर तो आपको आंसर दिखेगा नहीं क्लियरिटी के साथ, वो तो मेरे आवाज़ से ही आपको पता लगेगा कि आंसर इसका क्या है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। जो बच्चे अगर समझदार हैं, पहले इसको म्यूट करके जो है सारे वीडियो देख के पढ़ के अपने नोटबुक पे आंसर लिख सकते हैं और बाद में जब है इसको म्यूट को ख़त्म करके जो है पूरा आंसर को समझ सकते हैं। तो ये आपके लिए कहते हैं ना, एक सोने पर सुहागा हो जाता है। ऐसा ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लिख चुके होंगे। देखिए विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को हम क्या कहते हैं, जनरल क्वेश्चन है। विद्युत क्षमता तो हम नहीं कह सकते क्योंकि विद्युत आवेश की बात किया जा रहा है, ठीक है। विद्युत चालकता भी नहीं कहेंगे। विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को हम हमेशा विद्युत धारा कहेंगे। आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो, विद्युत धारा, क्योंकि विद्युत आवेश को हम विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। इसको सी ऑप्शन आपका सही है, आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया होगा। क्वेश्चन है विद्युत धारा के मापने के लिए कौन सा उपकरण का हम उपयोग करते हैं। जो विद्युत धारा है उसको मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। ए एमीटर का उपयोग करते हैं, बी ग्लोबोनोमीटर का उपयोग करते हैं, सी वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, डी पेंटिस्टोमीटर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन क्लियर है कि विद्युत धारा को मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। आप अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। लिख लोगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, आपकी समझ जरूरी है, ठीक है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम उपयोग किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो जर्नल सी बात है दोस्तों, अगर विद्युत धारा के मापोगे तो किससे मापोगे। जर्नल सी बात है, विद्युत धारा न तो ग्लोनोमीटर से मापी जाती है, न तो वोल्टेज मीटर से मापी जाती है, न पोटेंशियोमीटर से मापी जाती है। यानी इसका ऑप्शन ए सही है। हमेशा विद्युत धारा को हम जो है एम मीटर से मापते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। विद्युत धारा को हम एम मीटर से मापते हैं, तो एम मीटर आपका सही है, आप एम मीटर पे जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है कि तांबा धातु की प्रतिरोधकता निम्नलिखित कारकों में से केवल एक पर निर्भर करती है। वो कारक कौन सा है। क्वेश्चन समझ गए। जो तांबा धातु होती है, तांबा यानी कॉपर वायर, तांबा धातु यानी कॉपर वायर की प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है। क्या वो लंबाई पे निर्भर करती है, कि बी मोटाई पे निर्भर करती है, कि सी तापमान पे निर्भर करती है, या डी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है, समझने वाली है कि जो तांबा होती है यानी कॉपर के वायर होते हैं, उसकी प्रतिरोधकता किस कारक पर निर्भर करता है, कौन से कारक है जिस पर निर्भर करता है। तो आप अपना आंसर सोच लिए होगे, लिख भी लिए होगे।
देखिए अगर तांबा धातु की प्रतिरोधकता की हम बात करें तो वो तो लंबाई पे नहीं डिपेंड करती है, लंबाई का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। बात करें अगर तांबा की तार की मोटाई, तो कहीं हद तक मोटाई जो है यहाँ पर निर्भर नहीं करता है। अगर हम अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की बात करें तो तांबा की धातु की प्रतिरोधकता जो है इस पर निर्भर नहीं करेगा, ये कारक नहीं हो सकता है। विद्युत धारा की जो तार होती है उसमें से विद्युत धारा प्रभावित होती है किसी भी तांबे के धातु में, यानी तांबा धातु की प्रतिरोधकता जो है जनरली सी बात है तापमान पर निर्भर करेगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही है कि तांबा धातु की प्रतिरोधकता जो है तापमान पर निर्भर करेगा। तो आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, तापमान इसका सही आंसर है, यानी सी ऑप्शन आपका सही गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया होगा, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है जब एक 4 ओम अवरोधक को हम 12 वोल्ट बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो प्रति सेकंड प्रतिरोधक से गुजरने वाली कूलाम की संख्या होती है। क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट है, आसान है, कोई इस क्वेश्चन में खासियत इतना अधिक नहीं है, ये बहुत ही इजी है, लेकिन जिन बच्चों ने जो है अच्छे से नहीं पढ़ा होगा उनके लिए बहुत ही टफ है। तो जर्नल सी बात है, सबसे पहली तो बात यहाँ देखिए कि जब एक 4 ओम अवरोधक को अगर हम 12 वोल्ट बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हैं तो प्रति सेकेंड प्रतिरोधक से गुजरने वाली कूलाम की संख्या क्या होगी। हमें कूलाम की संख्या पूछ लिया है कि पर सेकेंड कूलाम की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए आप अपना आंसर सोच लिए होंगे, आप भी कैलकुलेशन कीजिए, मैं भी करने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो आपको पता ही होगा कि ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ कहता है V = IR, यानी वोल्ट जो होती है करंट और रेजिस्टेंस के बराबर होती है, यानी V = IR। तो जर्नल सी बात है, हमारे समक्ष यहाँ क्या क्या गिवन है। यहाँ हमें गिवन दिया हुआ है, सबसे पहले तो वोल्टेज दिया हुआ है, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी हुई है तो V हमें गिवन है। दूसरा है अवरोधक यानी प्रतिरोध डिस्टेंस यानी R हमें गिवन है। तो हमें करंट हमसे पूछ लिया है, तो I = किसके बराबर होता है, I = V/R। तो V हमारा कितना है 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितनी है 4। अब 4 को 12 को काट दीजिए, कितना बचेगा हमारे समक्ष सिर्फ रह गया 3। अब 3 हमें आ गया है तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही होगा, यानी देखा जाए जब इसकी कुल जो होगा गुलामों की संख्या जो होगी 3 गुलाम पर सेकेंड, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन है संभावित अंतर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं, यानी विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं, समानांतरण। समानांतरण को मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं, क्या पेंटोमीटर का उपयोग करते हैं या बी एमीटर का उपयोग करते हैं या ग्लोबोनोमीटर का उपयोग करते हैं या डी वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है, समझ वाली है, आप अपना लगा सकते हो दिमाग। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हम एमीटर का तो उपयोग करते नहीं है क्योंकि हम पहले ही एमीटर के बारे में जान चुके हैं, एमीटर का उपयोग तो होती नहीं है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें यानी विभवांतर की बात करें, विभवांतर को मापने के लिए सदैव ही हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। आप ऑप्शन डी के साथ जा सकते हो, ऑप्शन डी जो है वोल्ट मीटर, विभवांतर को नापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो होती है विभावित अंतर यानी विभवांतर यहाँ बात किया जा रहा है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, विभवांतर को एक साथ ही बोलना, काफ़ी क्लैरिटी रहेगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है, क्वेश्चन ये भी बहुत काफ़ी आसान और क्लियर है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। जो विद्युत प्रतिरोध होते हैं उसका इकाई क्या होती है, क्या एम्पियर होती है या वी वोल्ट होता है या सी कूलाम्ब होता है या डी ओम होता है। देखिए विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हो। आप आसानी से आंसर सोच लिए होगे, लिख भी लिए होगे, इतना मुझे पता है। तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, देखिए एम्पियर तो होती नहीं है, वोल्ट भी नहीं होती है, तो क्या कूलाम्ब होती है, कूलाम्ब भी नहीं होती है। अरे विद्युत प्रतिरोध का इकाई जो होती है ओम होता है। ठीक है, विद्युत
प्रतिरोध की इकाई जो होती है ओम, ये इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। डी ऑप्शन ओम जो है इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। ये भी कुछ हद तक कैलकुलेशन की है, बट यहाँ पर समझ की जरूरत बहुत काफी अधिक है। देखिए क्वेश्चन क्लियर है कि यदि एक निश्चित तांबे के तार का प्रतिरोध, एक निश्चित तांबे की तार का प्रतिरोध अगर 1 ओम है तो एक सामान्य नाइक्रोम तार का प्रतिरोध लगभग होगा। अब इसमें जिस बच्चे को कुछ समझ होगी वही इसका आंसर सही लगा सकता है कि अगर तांबे की तार का प्रतिरोध अगर 1 ओम है, 1 ओम है तो एक सामान्य नाइक्रोम तार का प्रतिरोध लगभग होगा। अब इसके लिए क्या वो 25 ओम होगा या 30 ओम या 60 ओम या 45 ओम, यहाँ पर हम तो ऐसे आंसर लगा नहीं सकते। तो इसके लिए आपको थोड़ा एक बात याद रखना पड़ेगा कि 60 ओम एक नाइक्रोम की प्रतिरोधकता तांबे के प्रतिरोधकता से लगभग 60 गुना होती है। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर 1 ओम, यहाँ 60 नहीं 1 ओम, यानी 1 ओम एक नाइक्रोम की प्रतिरोधकता के तांबे की प्रतिरोधकता से लगभग 60 गुना होती है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है कि 1 ओम एक नाइक्रोम की तार की प्रतिरोधकता तांबे की प्रतिरोधकता के लगभग 60 गुना होता है। तो ये अगर आप डेफिनेशन समझ में रहेगा तो इसका आंसर भी आपको फटाक से आ जाएगा कि 1 ओम जो तांबे की तार का प्रतिरोधकता जो होती है नाइक्रोम की तार से 60 गुना होती है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी इसका सही है। यानी आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो। 60 ओम यानी नाइक्रोम तार का प्रतिरोधकता लगभग 60 ओम होगा। तो ये आपका ऑप्शन सी सही है। आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये क्वेश्चन है जब किसी विद्युत परिपथ में एक इकाई विद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो जूल में किए गए कार्य को कहा जाता है। जो जूल में कार्य होती है उसको हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब किसी विद्युत परिपथ में एक इकाई विद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, तो जूल में किए गए कार्य, जो जूल में कार्य होती है उसको हम क्या कहते हैं। क्या उसे हम विद्युत धारा कहते हैं, या बी विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, या सी विद्युत चालकता कहते हैं, या उसे हम डी विभवांतर कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन जो है बहुत काफ़ी आसान है। आप अपना आंसर सोच सकते हो, नोट कर सकते हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकता है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। जब किसी विद्युत परिपथ में एक इकाई विद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो एक जूल में किए गए कार्य क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों, मैं बार बार क्वेश्चन रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन ही बच्चों को समझ नहीं आता है और ऐसे ही तुक्का लगा देते हैं, ABCD मार देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। क्वेश्चन समझिएगा तब जाके आगे कोई भी कंपटीशन के क्रैक कर पाइएगा। अगर तुक्का लगाइएगा तो कोई भी कंपटीशन आपसे क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहते हैं ना, ट्रिक कभी भी सटीक नहीं बैठता है हर जगह। हमेशा त्रिपाण स्टडी सेंटर यही बात कहता है कि ट्रिक कभी भी सटीक नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको आंसर पता होगा तो बेखूबी आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर बता सकते हो और आंसर बिल्कुल क्लियर है। देखिए, जब किसी विद्युत धारा परिपथ में एक विद्युत धारावेश यानी एक इकाई विद्युत धारावेश बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो जूल में किए गए कार्य को हम विद्युत धारा तो नहीं कह सकते, विद्युत प्रतिरोध भी नहीं कहते हैं, विद्युत चालकता भी नहीं कहते हैं, सिर्फ इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी डी ऑप्शन सही है, विभवांतर कहते हैं हम इसे, विभवांतर हम कहते हैं। यानी डी ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, इसे हम विभवांतर कहते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन देखिए क्लियर है कि यदि प्रतिरोधकता नहीं बदलती है, प्रतिरोधकता नहीं बदलती, किसके कारण नहीं बदलती है। ए ऑप्शन है सामग्री बदल दी गई हो, क्या सामग्री आप बदल देते हो तो क्या प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। क्या बी तापमान बदलने से हो सकता है, या सी प्रतिरोध के आकार बदल देने से, या डी सामग्री और तापमान दोनों बदल जाते हैं। यानी देखा जाए तो सामग्री और तापमान दोनों की बात कर लिया है।
तो ऐसा तो होना संभव नहीं है कि दोनों में से एक ही हो सकता है। तो इसका मतलब देखा जाए तो डी तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है एलिमिनेट हो जाता है। डी जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पर सामग्री बदल दी गई हो, तापमान बदल दी गई हो। देखिए प्रयोजकता नहीं बदलती, इन दोनों के कारण तो बदलती नहीं है, तो ये तो जनरल सी बात होना चाहिए। तो जनरल सी बात है, ऑप्शन यहाँ पर सी ही शेष रह गया। देखिए क्वेश्चन बोलते बोलते भी समझा जा सकता है कि एक प्रतिरोधकता नहीं बदलती, किसके कारण नहीं बदलती है? प्रतिरोधी का आकार बदल गया हो। जो प्रतिरोध हो उसका आकार बदल देने से प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो। ऑप्शन सी जो है सही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोध के माध्यम से धारा L को 100 बढ़ा दिया जाए, मान लें कि तापमान अपरिवर्तन रहता है, यानी तापमान में कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है, तो व्यय होने वाली शक्ति में वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी? ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसकी जो है विद्युत धारा के बारे में समझ है। क्वेश्चन क्लियर है कि यदि किसी प्रतिरोध के माध्यम से धारा को हम 100 गुना बढ़ा दिया जाए, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट बता दिया है कि मान लें कि तापमान में इसने कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी अपरिवर्तित रहता है, तो व्यय होने वाली शक्ति में कितनी वृद्धि होगी? तो दोस्तों आप अपना आंसर सोच सकते हो, क्योंकि आप सबसे इम्पोर्टेंट हो। आप जब तक आंसर सोचोगे नहीं तब तक जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बनता है। क्वेश्चन डायरेक्ट है कि यदि किसी प्रतिरोध के माध्यम से धारा को हम 100 गुना बढ़ा दें तो व्यय होने वाली शक्ति क्या हो गई, लेकिन हम तापमान में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जर्नल सी बात है, अगर हम धारा को 100% बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये 3 गुना हो जाएगा। शक्ति जो में वृद्धि होगी 3 गुना वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब है कि सी ऑप्शन सही है, यानी 300% बढ़ जाएगी इसकी क्षमता। तो ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हो, क्योंकि ये बात समझने वाली थी, जरूरी थी, इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर था 300% बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने जो है धारा को बढ़ा दिया है 100%। तो ये 3 गुनी होती है, हमने पढ़ा भी था कि 3 गुनी होती है। तो 3 गुनी का मतलब 100 का मतलब है हो गया 300, तो 300 जो है प्रतिशत बढ़ जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखेगा कि विभवांतर V और धारा I के बीच संबंध की खोज किसके द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही साफ और क्लियर है कि विभवांतर V और धारा जो है किसी एक साइंटिस्ट ने खोजी थी। क्या वो न्यूटन था, या B एम्पेयर था, या C ओम था, या D वोल्ट था? कौन था? अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट आंसर दोगे। चलिए आप अपना आंसर पहले लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए है तो आपको सबसे पहले इसमें समझने की ज़रूरत है। आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, तो क्या हो सकता है आपके लिए? क्या ऑप्शन आपका सही जाएगा? चलिए मैं देखता हूँ कोशिश करके क्या आपका ऑप्शन हो सकता है। देखिए विभवांतर जो होती है V और धारा के बीच संबंध की खोज किसने की थी? विभवांतर और धारा के बीच संबंधों की खोज किस व्यक्ति ने की थी? तो इसका डायरेक्ट आंसर हम देखना चाहें तो इसका डायरेक्ट आंसर हम ओम दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि V = IR। तो ये किसने दिया था? ओम्स ने दिया था। ये ओम्स लॉ भी है। तो जर्नल सी बात दोस्तों, मैंने कहा ना थोड़ा नॉलेज की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने विभवांतर और धारा I यानी V और I की संबंध की खोज किसने की थी? ओम्स ने की थी। और ओम्स लॉ तो आपको जानते ही हो। तो वही बात कहता हूँ ना कि आंसर आपके सामने होता है, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज होते रहते हैं। कितने बच्चों को सही गया कमेंट जरूर करके मुझे बताना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है। ये भी काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ऊर्जा की वर्ग की इकाई क्या है? ऊर्जा की वर्ग की इकाई क्या है? क्या वॉट है, वॉट घंटा है, या किलोवाट घंटा, या किलो जूल है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है, काफ़ी महत्वपूर्ण और समझ वाली है कि ऊर्जा की वर्ग की इकाई को हम किस में नापते हैं? क्या उसको वॉट में, वॉट घंटा में, या किलोवाट घंटा में, या किलो जूल में? आप अपना आंसर दीजिए, क्या आंसर हो सकता है इसका? तो आप अपना आंसर लिख चुके होंगे, मुझे इतना विश्वास है। मैं देखता हूँ इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए ऊर्जा की वर्ग की इकाई को हम क्या कहते हैं? देखिए हम वाट तो नहीं कहते। जो ऊर्जा आपके घरों में आता है क्या उसको वाट से नापते हो? क्या वाट में आता है? मीटर वाट में दिखाता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। वाट घंटा में भी नहीं दिखाता, न किलो जूल में होता है। तो जर्नल सी बात है किलो वाट घंटा,
किलोवाट आवर। आपने देखा ही होगा ना, KWH लिखा हुआ होता है। तो किलोवाट घंटा, जो हमारे घर में ऊर्जा की वजन की इकाई होती है, उसे हम किलोवाट घंटा में नापते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो। ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन है, एक विद्युत फ्यूज किस पर कार्य करता है। एक विद्युत फ्यूज जो होती है, आपने देखा ही होगा कि फ्यूज को हम सबसे पहले जो है लाइव वायर में यूज करते हैं, यानी पॉजिटिव वायर में यूज करते हैं। तो ये फ्यूज किस पर कार्य करता है कि धारा का रासायनिक प्रभाव। देखिए ये प्रिंसिपल है, फ्यूज का जो वर्क करता है ये प्रिंसिपल है। और कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, सभी जगह ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एक विद्युत फ्यूज किस पर कार्य करता है। क्या धारा का रासायनिक प्रभाव पे, या बी धारा का चुंबकीय प्रभाव के ऊपर, या सी धारा का प्रकाश प्रभाव के ऊपर, या डी धारा का तापीय प्रभाव के ऊपर। क्वेश्चन बहुत क्लियर है। समझ वाले बच्चे बहुत ही जल्दी आंसर देंगे और नहीं समझने वाले जल्दी आंसर नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल साफ है। आप अपना आंसर लिख चुके होंगे, मुझे विश्वास है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए तो एक विद्युत फ्यूज किस पे कार्य करता है। जनरल सी बात है। देखिए रासायनिक प्रभाव, रासायनिक तो यहाँ पर यूज ही नहीं हो रहा है। क्या आप विद्युत फ्यूज में रसायन का यूज करते हो? तो ये तो गलत है। ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाता है। बी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या जब आप फ्यूज लगाते हो तो क्या वहाँ पर चुंबक प्रभाव देखने को मिलता है? क्या वहाँ चुंबक का कोई रोल होता है? नहीं होता है ना। तो चुंबक का तो रोल ही खत्म हो गया। सी धारा का प्रकाश प्रभाव। क्या आप फ्यूज लगाते हो तो क्या उसमें से रोशनी आती है, कि जो प्रकाश प्रभाव की बात किया जाए? नहीं ना। तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। धारा की तापीय प्रभाव, जब वहाँ पर तार जो होता है गर्म हो जाती है तो फ्यूज कट जाता है, फ्यूज टूट जाती है। तो इसका मतलब जो है एक विद्युत फ्यूज किस पे कार्य करती है? धारा का तापीय प्रभाव पे। तो ऑप्शन आपका डी सही है। देखिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते नहीं ना, समझते हो, डायरेक्ट जो है ट्रिक लगाने की कोशिश करते हो। ट्रिक कभी सटीक नहीं होता है। तो यही बात हमेशा मैं कहता हूँ। तो इसका ऑप्शन जो है डी, धारा के तापीय प्रभाव के कारण जो होती है फ्यूज गलती है। यानी फ्यूज किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? धारा का तापीय प्रभाव के ऊपर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। ये भी क्वेश्चन काफी देखा जाए तो इंटरेस्टिंग लग रहा है कि विद्युत धारा के प्रभाव में चालक के पदार्थ द्वारा उत्पन्न अवरोध को क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट करता हूँ। जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा के प्रभाव में चालक होती है, क्योंकि चालक होगी तभी विद्युत धारा प्रभावित होगी। तो विद्युत धारा के प्रभाव में चालक के पदार्थ द्वारा, जो चालक के पदार्थ होते हैं उसमें उत्पन्न अवरोध यानी बाधाएं को हम क्या कहते हैं? जो बाधा उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन अगर सोचिएगा तो बहुत ही क्लियर और डायरेक्ट है। क्या उसको हम प्रतिरोध कहते हैं, क्या बी आचरण कहते हैं, या सी प्रेरकत्व कहते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, काफ़ी ईजी है। आप अपना आंसर लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन यहाँ पर बदल जाता है, आंसर वही रह जाती है कि विद्युत धारा के प्रभाव में चालक के पदार्थ द्वारा उत्पन्न अवरोध को हम क्या कहते हैं। जनरल सी बात है दोस्तों, हम उसको रिस्ट्रिक्शन करते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी ए ऑप्शन सही है। आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो, प्रतिरोध। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आंसर था, प्रतिरोध। क्वेश्चन बेसिकली बदल जाता है लेकिन आंसर कभी बदलती नहीं है, आंसर तो वही रहेगा। एग्जामिनर क्वेश्चन को जितना मर्जी घुमा सकता है। हम पीछे भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि क्वेश्चन यहाँ पर हमें बदल के दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्यों है। आप यहाँ सोचिएगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर ने बहुत ही एसआई यूनिट को उठाया है। दोस्तों ये चैप्टर ही ऐसा है जहाँ पर एसआई यूनिट एग्जाम में आएगा ही आएगा। मेरा विश्वास है कि अगर आप ये सारे एमसीक्यू कर लेते हो ना, तो उसमें से जो है जितना मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। और क्वेश्चन इसी प्रकार के होंगे, यही होगा, क्योंकि इस चैप्टर में एसआई यूनिट का बहुत ही महत्व रखता है। इसलिए यहाँ पर मैंने एसआई यूनिट को बहुत क्वेश्चनों को रखा है। तो यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। क्या वो न्यूट्रन है, क्या ओम है, क्या वो वाट है, क्या जूल है। क्वेश्चन क्लियर है। आप पहले अपना आंसर को सोचिए, फिर लगाइए, फिर बताइए। देखिए प्रतिरोध की इकाई क्या है। जनरल सी बात है दोस्तों, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस यानी ओम। यानी इसका आंसर जो गया ओम होगा, ना कि न्यूटन, ना कि वाट, ना तो जूल। इसका आंसर जो है बी ओम है।
तो आप बी ओम के साथ जा सकते हो। ओम जो है प्रतिरोध का एसआई इकाई है। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? ओम। यानी बी ऑप्शन आपका सही है। हमारे समक्ष आ गया है, देखिए क्वेश्चन बहुत काफी इंपॉर्टेंट है कि ओम के नियम के स्थापन के लिए, ओम के नियम का स्थापन के लिए विद्युत सेट अप को संबंध में दिए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन यही बात बच्चे समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ओम के नियम के स्थापन के लिए विद्युत सेट अप के संबंध में दिए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी हमसे गलत पूछ लिया है कि कौन सा इसमें से गलत है। पहला है वोल्ट मीटर द्वारा प्रतिरोध के समांतर जुड़ा हुआ है। बी एम मीटर श्रृंखला परिपथ में जुड़ा हुआ है। सी रजिस्टर केवल विद्युत परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा सकता है। या डी विद्युत परिपथ को चालू बंद करने के लिए एकल कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन बहुत क्लियर है, पहले आप अपना आंसर देखिए, फिर मैं अपना आंसर आपको बता सकता हूँ कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो देखा जाए तो क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे कि ओम के नियम के स्थापन के लिए विद्युत सेट अप के संबंध में यह कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी हमसे गलत पूछा है। तो गलत पूछा है तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें विद्युत परिपथ के चालू बंद करने के लिए एक कुंजी का उपयोग किया जाता है। देखिए ये कुंजी का उपयोग स्थापन के लिए क्या बात है, ये तो बात सही है, ये तो सही बात बोल रहा है कि विद्युत परिपथ को चालू बंद करने के लिए एक कुंजी का उपयोग किया जाता है। ये तो बात सत्य है भाई कि अगर हम विद्युत परिपथ को चालू करने के लिए बंद कुंजी का तो उपयोग करते हैं, यानी स्विच का तो उपयोग करते हो कि नहीं, विद्युत को ऑन ऑफ करते रहते हो। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है, यानी सत्य है। लेकिन हमसे असत्य पूछ लिया है, सत्य नहीं है पूछा हुआ है। दूसरी बात की तरफ अगर बात करें तो देखिए वोल्ट मीटर द्वारा प्रतिरोध को समांतर जुड़ा हुआ होता है। वोल्ट मीटर हमेशा ही समांतर जुड़ा हुआ होता है, ये ओम के नियम के स्थापन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात भी सही है। दूसरा है बी एम मीटर श्रृंखला परिपथ में जुड़ा होता है। एम मीटर जो होती है दोस्तों, वो हमेशा, हमने पहले भी क्वेश्चन किया था कि एम मीटर हमेशा सीरीज में जुड़ा होता है, यानी श्रेणी क्रम यानी श्रृंखला में जुड़ा हुआ होता है। तो ये भी बात ओम के नियम के स्थापन के लिए बात सही की गई है। लेकिन हमसे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, सत्य नहीं है। अब देखिए सी क्या कह रहा है, रेस्टेट केवल विद्युत धारा परिपथ को प्रतिरोध बढ़ा सकता है। ये बात यहाँ पर गलत है कि ओम के नियम के स्थापन के लिए ये बात बिल्कुल ही गलत है, यानी ऑप्शन हमारा सी सही है, क्योंकि हमसे गलत पूछ रखा था, सत्य नहीं है पूछा हुआ है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो कि रेस्टेट केवल विद्युत परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, सी ऑप्शन जो है सत्य नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि पीडी ज्ञात करने के लिए, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस जो है ज्ञात करने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है, यानी यहाँ पर सिर्फ एक बात सही है, बाकी तीन बात गलत है। हमने तीन बातों में से एक बात सत्य को ढूंढना है। पहला बात बोला है कि वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध उपकरण है और इसको श्रृंखला सर्किट में जुड़ा होता है, यानी सीरीज में इसको जोड़ा जाता है। बी कहता है कि वोल्ट मीटर एक कम प्रतिरोध वाला उपकरण होता है और इसको हम श्रृंखला परिपथ में जुड़ जाते हैं। दो ऑप्शन देखा जाए तो काफ़ी हद तक एक जैसा ही बताई गई है, ठीक है, लेकिन बात है कि हम देखेंगे कि इसका क्या हो सकता है। वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध उपकरण है और इसको समांतर सर्किट में जुड़ा हुआ होता है, ये भी बात काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। वोल्ट मीटर एक कम प्रतिरोध वाला उपकरण है और इसको श्रृंखला परिपथ में जुड़ा हुआ होता है। तो सारे के सारे ऑप्शन काफ़ी दिलचस्प हैं, लेकिन हमें तीन ऑप्शन को रिजेक्ट करना है, एक ऑप्शन को सही करना है, क्योंकि हमें सत्य हमसे पूछा गया है कि सत्य क्या हो सकता है। अगर हम सत्य की खोज करें तो देखा जाए तो वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध उपकरण है। देखिए वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध उपकरण तो है, बात तो सही है, लेकिन श्रृंखला सर्किट में जुड़ा होता है, ये बात थोड़ा अटपटा है, गलत है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर गलत जा रहा है, ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। वोल्ट मीटर एक कम प्रतिरोध वाला उपकरण है, वोल्ट मीटर एक कम प्रतिरोध वाला उपकरण है। अब देखिए हमने उच्च वाला को सही बना दिया, तो हम कम वाले को कैसे सही कह सकते हैं। तो वोल्ट मीटर कम प्रतिरोध वाला उपकरण तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये गलत चला जा रहा है, बिल्कुल ही गलत है। हम तो उच्च की बात सही कहे तो ये कहाँ से आ जाएगा, गलत होगा। अब सी बोलता है कि वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध उपकरण है। देखिए उच्च प्रतिरोध उपकरण है और इसको समांतर सर्किट में जुड़ा हुआ होता है।
तो आपको पता ही होगा कि वोल्ट मीटर हमेशा जो होता है वो समांतर श्रेणी में जुड़ा होता है, ना कि श्रृंखला में यानी सीरीज में। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन में श्रृंखला श्रृंखला यूज़ की गई है, यानी ए बी डी जो है बिल्कुल ही गलत है, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, सिर्फ ए में हमने यहाँ पर पढ़ा था, आधा स्टेटमेंट सही था कि वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध वाला उपकरण है। तो ये जो है सी में भी है कि वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध वाला उपकरण है और इसको हमेशा हम समांतर सर्किट में जोड़ते हैं। तो ये सी ऑप्शन आपका सही गया, सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, सी इसका सही आंसर है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी रखता है एग्जाम व्यू से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। देखिए क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक की लंबाई और उसकी त्रिज्या दुगनी कर दिया जाए तो प्रतिरोध कैसे बदल जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है ना। यदि किसी चालक की लंबाई और उसकी त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध में कैसा बदलाव देखने को मिलेगा। क्या ये प्रतिरोध अपरिवर्तित होगा यानी कोई चेंजेस नहीं होगा, बी प्रतिरोध दुगनी बढ़ जाएगी, या सी प्रतिरोध आधा हो जाएगा, या डी प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, आप अपना आंसर यहाँ पर सोच सकते हो, क्योंकि ज़रूरी है आपको सोचना। देखिए अगर हम कोई चीज़ को दुगनी कर देते हैं, यानी यहाँ पर किसी चालक की लंबाई अगर हम दुगनी कर देते हैं, चालक की लंबाई और उसकी त्रिज्या को हम दुगनी कर देंगे तो क्या होगा। कोई चीज़ की अगर लंबाई बढ़ा दी जाती है और उसका त्रिज्या भी अगर बढ़ा देती हो तो प्रतिरोध हमेशा आधी रह जाती है। तो इसका मतलब डायरेक्ट इसका आंसर है कि हम किसी चालक की लंबाई और उसकी त्रिज्या को दुगनी कर दें तो प्रतिरोध जो होता है आधा हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ देखा जाए तो सी ऑप्शन सही जा रहा है, प्रतिरोध आधा हो जाएगा। तो ये आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि चालक की लंबाई और त्रिज्या हम दुगनी करते हैं तो जनरल सी बात है, प्रतिरोध जो होता है आधा रह जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि लागू किया गया संभावित अंतर केवल धारा के समानुपाती होता है। देखिए लागू किए गए संभावित अंतर केवल धारा के समानुपाती होता है। ये बोला है हमेशा ही रहेगा, बी रहेगा कभी नहीं रहेगा, या कभी कभी हो सकता है, सी कह रहा है। डी कह रहा है जब तापमान स्थिर रहता है। तो यहाँ पर सिर्फ बात समझने की ज़रूरत है कि लागू किया गया विभवांतर केवल धारा के समानुपाती होता है, किस कंडीशन में होगा, क्या वो हमेशा रहेगा या कभी नहीं या कभी कभी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आंसर है और इसका आंसर भी काफ़ी दिलचस्प भी है कि कब होगा। देखिए ये बात तो है कि विभवांतर जो होती है तापमान पर निर्भर करती है, ये तो आपको पता ही होगा कि विभवांतर केवल धारा के समानुपाती होता है, तब होता है जब तापमान स्थिर होता है। तो इसका मतलब जो है डी ऑप्शन सही है कि जब तापमान स्थिर रहेगा तो ये समानुपाती होगा, यानी विभवांतर जो होगा केवल धारा के समानुपाती होगा तब होगा जब तापमान स्थिर रहता है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही है, आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो कि डी तापमान स्थिर रहेगा तभी जो है समानुपाती होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारे समक्ष आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ऐसा इकाई में जूल कूलम्ब -1 के बराबर है कौन होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि ऐसा इकाई में जूल कूलम्ब -1 के बराबर होता है, क्या वो वॉट होता है, क्या न्यूटन का नियम होता है, या पास्कल होता है, या ओमेगा होता है। तो क्वेश्चन क्लियर है, जिन बच्चों को पता होगा वो फटाक से जो है इसका आंसर दे सकते हैं। ये आंसर बहुत काफ़ी इतनी भी बड़ी नहीं और इतनी भी कभी मुश्किल भी नहीं है, जो पढ़ता है उसको ज़रूर आता है। और पढ़ाई तब होती है जो बार बार आप देखते हो, समझते हो, करते हो, तभी आपको आएगा। सोचिएगा कि एक बार मैं देख लूँगा समझ में आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आंसर अपना लिख लिया होगा। चलिए मैं देखता हूँ इसका आंसर क्या हो सकता है कि ऐसा इकाई में जूल कूलम्ब -1 के बराबर होता है हमेशा, ओमेगा तो नहीं होता है, पास्कल भी नहीं होता, न्यूटन का नियम भी नहीं होता है, तो वोल्ट होता है। तो इसका मतलब वोल्ट जो है सही आंसर है, यानी ऐसा इकाई में जूल कूलम्ब -1 के बराबर होता है वॉट। तो वॉट ए यानी ऑप्शन सही है, आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो। ये काफ़ी हद तक सही है, वोल्ट यानी वोल्ट जो होती है ऐसा इकाई में जूल कूलम्ब -1 के बराबर होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गैर रैखिक वोल्टेज धारा संबंध वाली सामग्री डैश है। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं कि गैर रैखिक वोल्टेज धारा संबंध वाली सामग्री डैश है, क्या हो सकती है, ओमिका होता है, या गैर ओमिका होगा, या बैटरी होगा,
या कैपेसिटर होगा? कैपेसिटर होगा, क्या होगा? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और शायद ये क्वेश्चन कहीं आपको मिले, क्योंकि ये काफ़ी महत्व रखता है। एनसीईआरटी के अंतर्गत ये क्वेश्चन उठाई गई है कि गैर रैखिक वोल्टेज धारा संबंध वाली सामग्री है कौन है? तो आप अपना ऑप्शन देख चुके होंगे, आंसर लगा चुके होंगे, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, गैर रैखिक वोल्टेज धारा संबंध वाली सामग्री है, किसके है? देखिए, कैपेसिटर के लिए तो नहीं होती है, तो हमें भी पता है कैपेसिटर के लिए नहीं यूज़ की जा सकती है, बैटरी के लिए भी नहीं होती है, तो इसका मतलब ओमिका के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन ओमिका के लिए नहीं यूज़ की जाएगी, तो इसका मतलब गैर ओमिका के लिए यूज़ की जाती होगी। तो ये बात सही है, बी इसका सही है, यानी आप इसके बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। गैर ओमिका के साथ जो है इसका संबंध होता है, तो गैर ओमिका जो है सही है, यानी गैर रैखिक वोल्टेज धारा संबंध वाली सामग्री गैर ओमिका है, यानी गैर ओमिका बी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि एक ही समय में धनात्मक ऋणात्मक आवेश या दोनों आवेश के प्रभाव के कारण क्या होता है? जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों धारा आवेश जो है एक साथ चलेंगे तो क्या होगा? यानी एक ही समय में धनात्मक ऋणात्मक आवेश दोनों आवेशों के प्रभाव के कारण क्या होगा? ए विद्युत धारा उत्पन्न होती है, बी प्रकाश उत्पन्न होगा, सी ऊष्मा उत्पन्न होगी, डी वायु उत्पन्न होगा। देखिए, वायु उत्पन्न होगा, ये बात तो बिल्कुल ही ऑड लग रही है। वायु उत्पन्न कहाँ से हो सकता है? संभव ही नहीं है। अगर दो धाराएं ऋणात्मक और जो पॉजिटिव नेगेटिव आवेश दोनों आवेशों के प्रभाव के कारण क्या होगा? देखिए, अगर ये प्रभाव होगा तो जर्नल सी बात है, ऊष्मा उत्पन्न तो नहीं होगी, प्रकाश भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रकाश और ऊष्मा की बात ही नहीं किया है। यहाँ पर तो एक ही समय में धनात्मक ऋणात्मक आवेश के दोनों के प्रभाव को कहा गया है, तो जर्नल सी बात है, ऑप्शन ए सही जाएगा कि विद्युत धारा उत्पन्न होगी। जर्नल सी बात, विद्युत धारा ही उत्पन्न होगी। जब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आवेश चल रही है तो इसका क्या मतलब होगा? विद्युत धारा उत्पन्न होगी, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हो, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि फिलामेंट प्रकार के प्रकाश बल्ब में खपत की गई अधिकांश विद्युत शक्ति किस प्रकार की दिखाई देती है? जो फिलामेंट, आपको पता ही होगा कि पुराने समय में जो बल्ब यूज़ की जाती थी उसमें फिलामेंट यूज़ की जाती थी, और ये प्रकाश बल्ब होती थी जो पीली रोशनी देती थी। अब ऐसी जो बल्ब होती है उसमें खपत की गई अधिकांश विद्युत शक्ति किस प्रकार दिखाई देती है? ए दृश्यमान प्रकाश होगी उसमें, बी इंफ्रारेड किरणें होगी, या सी पराबैंगनी किरणें, या डी फ्लोरोसेंट रोशनी। फ्लोरोसेंट रोशनी जो होती है आजकल ट्यूबों में यूज़ की जाती है, तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। पराबैंगनी विकिरणें, ये पराबैंगनी विकिरणें जो होती है सूर्य से हमें प्राप्त होती है, जो कि ओजोन परत के नुकसान के कारण हम तक पहुंच रही है। तो जनरल सी बात है, ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी दे सकते हो, बहुत काफ़ी आसान भी है। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि फिलामेंट प्रकार के प्रकाश बल्ब में खपत की गई अधिकांश विद्युत शक्ति किस प्रकार का दिखाई देगा? देखिए, दृश्यमान प्रकाश तो होगा नहीं, तो इसका मतलब इंफ्रारेड किरणें होगी, क्योंकि हमने फ्लोरोसेंट रोशनी को तो हम ट्यूबलाइट की बात कर ली है। पराबैंगनी विकिरण सूर्य से प्राप्त होती है, दृश्यमान प्रकाश तो होगी नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही है, इंफ्रारेड किरणें। इंफ्रारेड किरणें जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, जो कि हमें प्रकाश बल्ब में नज़र आती है, दिखाई भी देती है। तो ऑप्शन आप बी के साथ जा सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, एक निश्चित समय पर घर को 220 वोल्ट पर 100 एम्पेयर की आपूर्ति की जाती है, और एक ही समय में घर में कितने जो है 75 वाट का 220 वोल्ट प्रकाश बल्ब चालू किए जा सकते हैं? 75 वाट के कितने बल्ब जो है चालू किए जा सकते हैं 100 एम्पेयर पे? ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, यदि ये सभी समांतर में जुड़े हुए हैं, यानी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, सारे बल्ब जो है श्रेणी में नहीं है, सब के सब समांतर में है। और समांतर का एक विशेषता होती है कि समांतर में होने से विद्युत जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है और करंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ क्वेश्चन बहुत ही क्लियर बताई गई है। अब इसके लिए आपको जो है कैलकुलेशन
शीट पे चलना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो देखा जाए तो कैलकुलेशन यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि माना जो बल्ब पैरेलल में जुड़ेंगे वो एक्स होंगे, यानी जो बल्ब होंगे पैरेलल में जुड़ेंगे उसको आपको एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ बताया गया है कि एक बल्ब की पावर कितनी है, 75 वाट की बल्ब यूज़ की गई है। कितनी? 75 बल्ब की। तो ऐसे ही कितने बल्ब होंगे, तो हमने पहले ही बता चुके कि पैरेलल में कितने बल्ब जुड़े होंगे, तो उसको जो है एक्स माने थे। तो इसका मतलब होगा कि जो शक्ति बल्ब यूज़ करेगी वो कितनी यूज़ करेगी, 75x करेगी। तो 75x आ गया। अब यहाँ पर 75x आ गया, इसका मतलब ये हमारा पावर है। 75x जो है हमारा शक्ति है। और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति का फॉर्मूला होता है कि P = VI, पावर = VI। तो पावर = VI है, तो आपको पता हो गया होगा कि 75 तो इधर आ गया। वोल्टेज हमें 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ था, और इसमें जो है एम्पेयर, कितनी एम्पेयर गुजर रही थी, 100 एम्पेयर। तो 100 एम्पेयर आ गया। तो 75 = 220 इंटू 100। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 220 गुना 100 और बटा में 75। 75 को 25 से काट दीजिए, 25 या 75, 3 आ गया, और 25 चौके 100, 4 ऊपर आ गया। आप कट नहीं सकता, नीचे ऑड नंबर है और ऊपर इवन है। तो देखिए 220 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगर 22 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 88 जीरो आ जाएगा, यानी 220 को 4 से कीजिएगा तो 880 आ जाएगा। 880 को 3 से डिवाइड कीजिए, जब आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो आपके समक्ष आएगा 293.33। तो इसका मतलब है ये अप्रोक्स में जा रहा है, यानी लगभग में जा रहा है। तो हमें लगभग से कोई मतलब नहीं है, हमारे पॉइंट की आगे के डिजिट से कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 293, 293। देखिए कोई ऑप्शन है 293, देखिए ऑप्शन सी जो है 293 को दर्शा रहा है। तो इसका मतलब आपका आंसर जो होगा सी सही होगा, यानी 293। आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। और ऐसा क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में कैलकुलेशन में जरूर आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर त्रिपान सेंटर ने आपके लिए ये कैलकुलेशन का जो है सवाल रखा है। तो इसका आंसर सी है, आप सी के साथ जा सकते हो, 293। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेशन वाली है। क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिकल हीटर की रेटिंग 2 किलोवाट है, यानी एक इलेक्ट्रिकल हीटर जो है 2 किलोवाट जो है खपत करता है। विद्युत ऊर्जा की लगभग 4 रुपये प्रति किलोवाट है, यानी विद्युत ऊर्जा जो है 1 किलोवाट का 4 रुपया काटता है, प्रति किलोवाट जो है 4 रुपया है। तो 3 घंटे तक हीटर का उपयोग करने की लागत क्या होगी? क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है और सिंपल है कि एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर जो है रेटिंग 2 किलोवाट लेता है, यानी 1 घंटे देखा जाए तो 2 किलोवाट लेता है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा की जो है 4 रुपये प्रति किलोवाट के दर से पैसे ली जाती है। अगर यही हीटर 3 घंटा चलता है तो कितना पैसा जो है कंज्यूमर को चुकाना पड़ सकता है? तो इसके लिए भी आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। आप तुक्का नहीं लगा सकते, अब 12, 24, 36, 48 ऐसे नहीं लगा सकते। ठीक है, या आप सोचोगे कि गुना कर दूंगा, 4 तिया 12 और 12 दूने 24, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते। इसके लिए कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ बच्चे तो ऐसे भी करेंगे कि 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा हो गया आंसर। तो कहते हैं कभी कभी तुक्का भी चल जाता है, लेकिन तुक्का पे कभी नहीं कीजिए, क्योंकि ट्रिक जो होता है कभी सटीक नहीं बैठता है। सबसे पहले तो हम ये लेंगे कि इलेक्ट्रिकल हीटर यानी जो इलेक्ट्रॉनिक हीटर की रेटिंग कितनी है। इलेक्ट्रॉनिक हीटर की रेटिंग 2 किलोवाट है, तो हम लिख लेंगे 2 किलोवाट। अब यहाँ पर देखा जाए तो पावर जो होगी यानी शक्ति जो होगी हीटर कितनी होगी, 2 किलोवाट होगी। ये भी शक्ति भी 2 किलोवाट होगी। तो हमें कितना टाइम लगा है? टाइम हमें 3 घंटा का दिया गया है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि एनर्जी इक्वल टू पी इंटू टाइम, यानी पावर इंटू टाइम। तो इसका मतलब एनर्जी कितनी निकलेगी, 2 गुना 3, तो इसका मतलब हो गया 6 किलोवाट, यानी 6 किलोवाट जो है 3 घंटा में वो हीटर जो है इस्तेमाल करेगा। अब हमें वाट पता चल चुकी है कि 6 किलोवाट जो है 3 घंटा में वो चलाएगा। तो कॉस्ट ऑफ एक यूनिट कितना है, 4 रुपया है। तो 4 यानी 6 यूनिट हमें आया हुआ है ना,
तो 6 तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी, 6 गुना 4, तो आंसर कितना आ रहा है 24। देखिए हमने डायरेक्ट आंसर करके भी हम तुक्का मार के जो करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह ये बात नहीं बैठती है। ये कैलकुलेशन आपको दिमाग में रहेगा, क्वेश्चन बेसिकली चेंज होगा, तो आप इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगले क्वेश्चन को भी तैयारी कर सकती हो। इसलिए हमेशा क्वेश्चन को जो है करने की कोशिश करो, ऐसे मत लगाने की कोशिश करो। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था कि 24 है, बट ये सही नहीं थी, क्योंकि हम जब तक कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जब तक वो सही नहीं जाएगा, हम उसका आंसर सही नहीं बता सकते हैं। और यही काफ़ी खासियत बात यहाँ पर रखता है। फिर भी देखा जाए तो इसका आंसर बी 24 है, जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला है। 6 किलोवाट को अगर 4 से गुना करेंगे तो 24 रुपया आएगा। तो 24 रुपया जो है 3 घंटे में जो है हीटर कंज्यूम करेगा। तो ये बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस किया। हमने सारे क्वेश्चन को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे पे जो है सोल्यूशन किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है एग्जाम व्यू से। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, और चाहते हो कि और भी आपके लिए त्रिपान सेंटर इसी तरह से वीडियो लाता रहे, इसी से आपके जो है हेल्प करता रहे, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा, क्योंकि शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे समय समय पर, तो जर्नल सी बात है, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। यहाँ पर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो कि 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो एक बार अगर आप त्रिपान स्टडी सेंटर से जुड़ जाइएगा, कई सालों तक जुड़ते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन भी होगा, मास्टर भी हो जाएगा। तो यही काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपान सेंटर के साथ जुड़िए।